हाँ हेलो सूर्यलक्ष्मी। चलो फिर आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने रजिस्टर के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो एक छोटा सा रिकैप करेंगे रजिस्टर के बारे में, फिर उसके आगे चलेंगे। तो देखो हम लोगों ने रजिस्टर के बारे में क्या देखा था। हमने बोला था रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस होता है, रजिस्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, रजिस्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which resist the flow of current, which resist या फिर oppose the flow of current, ठीक है ना। हमने ये देखा था रजिस्टर वो डिवाइसेस होते हैं जो कि करंट के फ्लो को रोकते हैं, ठीक है ना। रजिस्टर के बारे में जो हमने देखा था कि अगर कोई एक डिवाइस रजिस्टर, जैसे सपोज करो ये कोई एक कंडक्टर है, ठीक है ना। अगर ये कोई एक कंडक्टर है तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी कि नहीं होगी। तो देखो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ हो गई, इसका कुछ ना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, तो देखो इसका कुछ ना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। तो हमने क्या बोला था, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो जब हम इसको कंबाइन करते थे तो क्या बन जाता था L/A, और जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन अपन हटाते हैं तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज नथिंग, इट्स विल बी अ रजिस्टिविटी। तो जैसे ही हमने प्रोपोर्शनल साइन हटाया यहाँ पे एक कांस्टेंट आया आपका रो, एंड दिस इज L/A, ठीक है ना। ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से रिलेटेड देखो अब हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं और देन उसके बाद अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 20 centimeter and area of cross section is 25 centimeter square, ठीक है ना। they both are या फिर इसको ऐसे कर देते हैं, they both are की जगह लिख देते हैं, if the length is half and area, या लेंथ हाफ हो गया तो फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, ऐसा क्वेश्चन है अपना, ठीक है ना। फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। क्वेश्चन में बोला गया है आपको कि कोई एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर दे दी गई। हेलो अंशिका। तो ये कंडक्टर की लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर दे दी गई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दे दिया गया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोला गया है अगर आप लेंथ को हाफ कर दो तो नया जो रेजिस्टेंस होगा रजिस्टर का वो कितना होगा, ठीक है ना। तो देखो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूं। तो देखो हमें एक चीज समझना है कि अगर हम फर्स्ट केस मान के चलें, ठीक है ना। फर्स्ट केस में इनिशियल लेंथ कितनी थी 20 सेंटीमीटर, एरिया वन कितना था, एरिया वन था 25 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो एक बात समझो, अगर इसमें हम सेंटीमीटर से मीटर में ना भी कन्वर्ट करें तब भी काम बन जाएगा, लेकिन हम अपनी आदत को नहीं बिगाड़ेंगे, ठीक है ना। आदत को नहीं बिगाड़ने का मतलब क्या है, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, क्योंकि अगर एक जगह होगा एक जगह नहीं होगा तो इससे अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखो 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻² मीटर, हाँ है ना। अब देखो यहाँ पे ये देखो ज्यादातर गलती कहाँ होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर पे। तो रियलिटी में क्या लिखा है 25 इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमें पता है दो प्रकार के सेंटीमीटर देखे, तो एक के लिए कितना हो जाएगा 10⁻⁻² और दूसरे के लिए भी कितना हो जाएगा 10⁻⁻², ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया। हमने L1 और A1 को कर लिया कन्वर्ट, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमें बोला गया है कि इसके बाद सेकंड केस कंसीडर करो। सेकंड केस में क्या बोला गया है कि जो आपकी लेंथ है ना वो क्या कर दी आपने, हाफ कर दी।
लेंथ हाफ करने का मतलब क्या है, अगर पहले वो 20 सेंटीमीटर थी तो अब कितनी हो गई, 20 में 2 का भाग करो तो 10 सेंटीमीटर। तो देखो L2 कितना निकल के आ गया, 10 सेंटीमीटर, बराबर बोलना चाहते 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। यही होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक चीज नहीं समझ में आई कि हमें सेकंड वाले का एरिया तो पता ही नहीं है, ठीक है ना। क्या है, अगर हमें दूसरे वाले का रेजिस्टेंस निकालना है तो हमें दूसरे वाले का एरिया भी तो मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अब वो एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है ना। देखो इसको थोड़ा समझते हैं। तुम लोगों ने अगर हरकत की हो ना की हो, बचपन में सेंटोफ्रस सबने खाई है कि नहीं खाई, ठीक है ना। तो सेंटोफ्रस खाने का जब बहुत टाइम हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, मतलब लड़कियां करती हो चाहे ना करते हो, हम तो करते हैं, उसको क्या करते हैं, खींच के लंबा करते हैं, हाँ बेंच के नीचे बाद में चिपकाते हैं, ठीक है। खींच के लंबा करने का मतलब क्या होता है, जैसे उसको देखो क्या होता है, ऐसे पहले एक जगह इकट्ठा रहता है, ठीक है ना। जब तुम उसको खींचना चालू करते हो तो क्या होता है, सपोज करो इतना लंबा किया तो इसकी साइज कम गई, ठीक है ना। थोड़ा और कम किया तो ऐसे इसकी साइज और बढ़ गई। यानी एक बात समझ में आ गई कि अगर तुम लेंथ को बढ़ाओगे तो एरिया में भी इफेक्ट आएगा। तो एरिया और लेंथ को मिला के अगर बोले तो वॉल्यूम जो होता है हमारा वो कांस्टेंट होता है। समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि अगर आप किसी चीज को खींच के लंबा करते हो तो उसकी थिकनेस कम जाती है, और अगर उसको करते हो पास पास लाते हो तो उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। यानी वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, इनिशियल वॉल्यूम किसके इक्वल है, फाइनल वॉल्यूम के। जल्दी बताओ, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल है आपके फाइनल वॉल्यूम के। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या हो सकता था, एरिया इंटू लेंथ A1 इंटू L1, ठीक है ना। फाइनल वॉल्यूम क्या हो सकता था, एरिया इंटू लेंथ A2 इंटू L2। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, दिमाग में हमें ये रखना है, हमें फाइंड करना है A2। दिया क्या क्या है हमको, A1 दिया गया, L1 दिया गया और L2 दिया गया। सबकी वैल्यू पुट कर दो। तो देखो एरिया कितना दिया गया था, 25 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी दी गई थी, 20 इंटू 10 की पावर -2 का, ठीक है ना, मीटर। और इधर देखो क्या हो जाएगा, एरिया तो हमें फाइंड करना है और लेंथ दी गई है हमको हाफ करने के बाद 10 इंटू 10 की पावर -2। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ ये बात। तो देखो अब यहां से क्या होगा, 10 की पावर -2 को 10 की पावर -2 से खत्म कर दिया हमने, ठीक है ना। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20 हो गया कि नहीं हो गया। तो इधर तो कुछ बचा ही नहीं। तो देखो ये क्या हुआ, 2 और 25, तो 25 दूनी कितना होता है 50, और यहाँ कितना आया 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर बराबर A2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो देखो अगर हम फर्स्ट वाले केस में R1 निकालें तो R1 क्या हो जाता है, रो L1 अपॉन A1, ठीक है ना। और यहाँ R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो L2 अपॉन A2। तो हमें R1 तो निकालना नहीं, हमको बोला गया बताओ लेंथ को डबल करने के बाद कितना रेजिस्टेंस होगा। तो हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, R2 बराबर हो जाएगा रो इंटू L2 की वैल्यू कितनी हो गई थी, हाफ हो गई थी ना। तो 10 इंटू 10 की पावर -2, ये कितना आ गया 50 इंटू 10 की पावर -4। तो 0 से 0 कैंसिल करो तो R2 बराबर आ गया, ठीक है, 1/5। 1/5 मतलब 0.2 रो, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर +4, और 10 की पावर +4 में से -2 गया तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर +2, ठीक है ना। दिस विल बी द आंसर, ठीक है ना। आंसर अपना रो के टर्म में क्यों आया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी की वैल्यू नहीं दी गई थी। अगर रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमें दी गई होती तो हम रो को पुट कर देते। तो ये समझ में आया क्वेश्चन क्या होता है, यानी एक वर्किंग रूल बना। यानी इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अब क्या बनाएंगे अपन, एक वर्किंग रूल बनाएंगे जो हर प्रकार के क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले हमें क्या दिया गया होगा, पहला स्टेप लिखो, राइट द इनिशियल वैल्यूज ऑफ एरिया एंड लेंथ। हम सबसे पहले क्या करें, A1 की वैल्यू को लिख लें और L1 की वैल्यू को लिख लें। सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए। भैया एक बार फिर से बता दीजिए लास्ट में, ओके। ये वाला पार्ट देखना। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, हमें बताया गया था कि बताओ फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा उसकी लेंथ को हाफ करने के बाद। तो हमने क्या किया, देखो I2 बराबर रो L2 अपॉन A2 लगाया,
ठीक है ना। L2 हमें निकल के आ चुका है कि हमने लेंथ को हाफ कर दिया, तो 10 इंटू 10 की पावर -2 हो गया ना, 20 का आधा 10 होता है। और A2 कितना निकल के आया, ये आ गया, ठीक है ना। फिर हमें पता है कि देखो 0 से 0 कैंसिल और 1/5 होता है 0.2, ये रो था तो रो वैसे ही आ गया, 10 की पावर -4 ऊपर गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा +4, और 10 की पावर +4 में से -2 गया तो 10 की पावर +2, और ये आ गया उसकी यूनिट ओम, ठीक है। ओके चलो, तो देखो हमारे लिए वर्किंग रूल क्या था हर क्वेश्चन के लिए, वो ये होगा कि सबसे पहले आप इनिशियल वैल्यूज लिख लो किसकी, एरिया और लेंथ की, मतलब A1 और L1 निकाल लो, ठीक है ना। इसके बाद क्या करो, फाइंड द इनिशियल रेजिस्टेंस, फाइंड द इनिशियल रेजिस्टेंस, फाइंड द इनिशियल रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ L1 एंड A1। आप क्या करो इनिशियल रेजिस्टेंस, तो देखो R1 निकाल लिया मैंने, दिस इज रो L1/A1, इसको फाइंड कर लिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ली, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, अप्लाई द कंडीशन। कंडीशन क्या होगी, लेंथ को हाफ कर दो या फिर एरिया को डबल कर दो, या एरिया को हाफ कर दो लेंथ को डबल कर दो, इस प्रकार की बहुत सारी कंडीशंस होंगी। तो अब क्या करो, अप्लाई द कंडीशंस ऑफ क्वेश्चन, अप्लाई द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल दे के देखते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल बोला गया, एग्जाम्पल है लेंथ इज डबल, क्वेश्चन में बोला गया कि आप लेंथ को डबल कर रहे हो, तो फाइनल लेंथ जो निकल के आएगी वो इनिशियल लेंथ का डबल हो गया कि नहीं हो गया। तो ये हमने क्या कर दिया, कंडीशन को अप्लाई किया कि नहीं किया। लेकिन यहाँ पे हमको एरिया पता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट करा देंगे, ठीक है ना। वी नो डैट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम remains constant in this process, volume remain constant in this process। तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा, A1 L1 बराबर A2 L2। अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, L2 की वैल्यू, A2 की वैल्यू चाहिए ना, तो हम A2 को छोड़ के बाकी सबको उस साइड ले जाएंगे। तो क्या होगा, देखो A1 L1/L2। तो देखो इस तरीके से ऐसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां से आपकी क्या हो गई, L2 और A2 की वैल्यू निकल के आई। अब क्या करोगे, फाइंड द रेजिस्टेंस आफ्टर अप्लाइंग द कंडीशन। तो फिफ्थ स्टेप है फाइंड द रेजिस्टेंस, ठीक है ना, आफ्टर अप्लाइंग द कंडीशन। तो ये आपके कुछ स्टेप्स से जो ये क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो। तो इस तरीके से क्या होगा, अगर आपको वर्किंग रूल मालूम है तो आपको सिर्फ वैल्यूज को पुट करना पड़ता है, क्वेश्चंस को रटने की और थीम को समझने की जरूरत नहीं होती है। समझ में आया आरती, सूर्यलक्ष्मी, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ, फिर वरना नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। समझ में आ रहा है सूर्यलक्ष्मी, ओके गॉट इट। चलो फिर अब देखो न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो लेट वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक। देखो ये है हमारा न्यू टॉपिक आज का, चैप्टर नंबर 3 का न्यू टॉपिक। ये आपको कुछ दिख रहा है, अब देखो हमें पता नहीं होता, रजिस्टर्स बहुत छोटे छोटे से होते हैं, ये हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते। अब हमें उसमें लिखा तो इतनी सी डिवाइस में इतना सा रजिस्टर होता है, बिल्कुल एक चावल के दाने बराबर। उस पर हम ये तो नहीं ले सकते हो कितने ओम का रजिस्टर है, समझ में आया कि नहीं आया, वो कितने ओम का रजिस्टर है हम ये पता नहीं कर पाते। तो उसको पता करने का तरीका क्या होता है कि रजिस्टर जो होते हैं उसमें देखो इस प्रकार के क्या बोल सकते हैं, 4 कलर के बैंड होते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा है पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड और ये चौथा बैंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा रजिस्टर में, जल्दी बताओ, हाँ है ना, ये बैंड दिख रहे हैं आपको। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, इन बैंड के डिफरेंट कलर से, समझना बात को,
इन बैंड के डिफरेंट डिफरेंट कलर से हम किसी का भी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो देखो इसमें ना कुछ तरीका होता है। टेबल इसको याद करो, ये 4 चीजों से मिलकर बनता है। तो देखो पहला डिजिट, दूसरा डिजिट इंटू 10, 10 के ऊपर तीसरा डिजिट प्लस माइनस, दिस विल बी आपका जाएगा चौथा डिजिट। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको ये देखो 4 खाली स्थान दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से? ये वाला खाली स्थान, ये वाला खाली स्थान, ये वाला खाली स्थान, ये वाला खाली स्थान। तो देखो फर्स्ट बैंड की वैल्यू कहां रखोगे? इधर पे, इस वाले की, फर्स्ट बैंड की, ठीक है ना। सेकेंड कलर में जो दिया है उसकी वैल्यू कहां रखी जाएगी? इधर पे। थर्ड वाले की मल्टीप्लायर की वैल्यू कहां पे आएगी? 10 के ऊपर, ठीक है ना। और टॉलरेंस कहां पे आएगा आपका? इधर पे। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो यहाँ पे 4 कलर के बैंड होते हैं, तो 4 कलर, 4 टाइप के अपन लोग फिल इन दी ब्लैंक्स यूज करते हैं, ठीक है ना। वो उसका पैटर्न क्या होता है? पहला फिल इन दी ब्लैंक्स, दूसरा फिल इन दी ब्लैंक्स इंटू 10 की पावर के ऊपर फिल इन दी ब्लैंक्स प्लस माइनस के बाद एक फिल इन दी ब्लैंक्स। तो फर्स्ट बैंड फर्स्ट जगह पे रखेंगे, सेकंड बैंड के कलर का कोड सेकंड बैंड पे रखेंगे, थर्ड कलर का कोड थर्ड वाले पार्ट पे रखेंगे, और ये जो फोर्थ टॉलरेंस है इसको कहां रखेंगे? इधर पे रखेंगे। तो देखो अभी यहाँ पे क्या है, पहला कलर देखो, इसको कैसे बनाना है, इसमें कुछ कोड दिए गए हैं। क्या बोला गया है? ब्लैक कलर का सिग्निफिकेंट जो फिगर हम लेने वाले हैं वो 0, यानी जहां पे भी आपको ब्लैक कलर देखे, सपोज करो पहला वाला कलर आपका ब्लैक था, तो हम क्या करेंगे? तो यहां पे पहले वाले खाली स्थान में क्या रख देंगे? 0, ठीक है ना। सपोज करो दूसरा वाला आपका ब्राउन कलर का था, अभी ऐसा देख नहीं रहे उससे, दूसरा कलर आपका क्या था? ब्राउन, तो ब्राउन की जगह कितना लिखा है? 1, तो यहां पे 1 रख दो, ठीक है ना। अब देखो अगर पे तीसरे कलर पे मैं बोल देता हूं कि ब्लू कलर है, चलो अच्छा तुमने ब्लू मान लिया, तो देखो यहाँ पे ब्लू कलर का कोड क्या दिया गया है? 6, तो ये देखो 6 हो गया, 10 के ऊपर 6 आ गया। अब देखो ये तुम्हें गोल्डन कलर दिख रहा है इधर पे, 2 ही प्रकार के अपन लोग टॉलरेंस पढ़ते हैं, एक गोल्ड और एक सिल्वर। तो यहां देखो गोल्ड कलर का टॉलरेंस, तो गोल्ड कलर का टॉलरेंस कितना दिया गया है? प्लस माइनस 5% जूल। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे रख दो प्लस माइनस 5%, तो ये आ गया आपका देखो रेजिस्टेंस, यानी 1 इंटू 10 की पावर 6 प्लस माइनस 5%। ये टॉलरेंस मीन्स होता है थोड़ा एरर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कैसे निकालते रेजिस्टेंस? तो ये इसकी यूनिट क्या है? ओम रही होगी, तो जरा देखो कितने ओम का रजिस्टर हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 ये आ गया, इतने ओम का रजिस्टर है ये वाला, अगर अपन इस तरीके की कोडिंग देखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको कैसे याद करना है? इसको याद करना है, फिर से देखते हैं। इसको क्या करना है आपको? 4 कलर से रिप्रेजेंट करना, पहला खाली स्थान, दूसरा खाली स्थान इंटू 10 की पावर ऊपर वाला खाली स्थान प्लस माइनस चौथा खाली स्थान, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो हमें क्या करना है, पहले वाले पे फर्स्ट बैंड का कलर लिखना है, दूसरे वाले पे सेकंड बैंड का कलर कोड लिखना है, यहां पे क्या लिखना है? यहां पे लिखना है थर्ड वाले बैंड का कलर कोड, और यहां पे लिखना है ये लास्ट वाले फोर्थ बैंड का कलर कोड। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको अब लेकिन बात ये आती है कि इतने सारों को हम कैसे याद करें, ठीक है ना। तो देखो इसके लिए क्या है, एक बहुत शॉर्ट ट्रिक होती है, इसको देखना मैं लिख रहा हूं, वो शॉर्ट ट्रिक है आपकी। देखो ये बीबी रॉय ऑफ, ठीक है ना, ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, हैज वेरी गुड वाइफ, ये कोड है। देखो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, तो जो कैपिटल लेटर्स आपको दिख रहे हैं वो कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो कैसे, बी फॉर ब्लैक है, देखो इधर यहां पे लिखो बीबी, ठीक है ना। रॉय कहां से आ गया? ROY से, ठीक है ना। ऑफ तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि स्मॉल लेटर में लिखा है। ग्रेट का ग्रीन, तो G आ गया, ठीक है ना। हैज बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, अच्छा यहां ब्रिटेन में रखा गया, वही मैं सोचूं यहां ब्रिटेन भी था। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, तो देखो यहां ब्रिटेन में कैपिटल बी है तो ये ब्लू का बी आ गया, वेरी में कैपिटल बी है तो वायलेट आ गया, गुड में आर, देखो गुड में जी है तो जी आ गया, वाइफ में W है तो ये आ गया। तो देखो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? जल्दी बताओ।
फिर से बोलना देखो सब लोग, ठीक है ना, फिर से देखें, याद कर लेना, आज भूल मत जाना, ठीक है। फिर से देखो क्या हो जाएगा, बीबी, ठीक है ना, रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। तो देखो इस यहां से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अब बस क्रम में कैसे याद रखना है, ब्लैक और ब्राउन का कोड ऊपर आता है और दोबारा जब बी आता है तो ब्लू कलर का बन जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, हाँ है ना। तो ब्लैक कलर का कोड कितना होता है 0, ब्राउन कलर का 1, रेड कलर का कितना होता है 2, ऑरेंज कलर का कितना होता है 3, ठीक है ना, येलो कलर 4, ग्रीन कलर कितना होता है अपना 5, ब्लू कलर 6 और वायलेट 7, ग्रे 8 और व्हाइट कलर का होता है 9, ठीक है ना। और चौथी वाली जो ये लाइन दिख रही है आपको, इसमें या तो तुमको सिल्वर दिखेगी तो और या फिर तुमको गोल्ड दिखेगी। तो देखो गोल्ड के लिए कितना होता है +5%, ठीक है ना, ±5%, और सिल्वर के लिए टॉलरेंस कितना होता है ±10%। और इसकी क्रम क्या होता है, पहला फिल इन दी ब्लैंक्स, सेकंड फिल इन दी ब्लैंक्स, 10 की पावर फिल इन दी ब्लैंक्स, प्लस फिल इन दी ब्लैंक्स। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो इससे रिलेटेड ना एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं अपन, ये समझ में आया, सूर्यलक्ष्मी समझ में आया कि नहीं आया, कैसे पता चले कितने ओम का रजिस्टर है। तो देखो इस टेबल को बिना मिटाए ना भी आप लोग खुद बताना सॉल्व करके कितने ओम का रजिस्टर है। सपोज करो ये कोई एक रजिस्टर था, ये कोई एक रजिस्टर था, ठीक है, दिस वन इज द रजिस्टर। तो इसमें जो पहला कलर का बैंड आपको दिया गया है ये आपको दे दूं मैं ग्रीन कलर का, जो दूसरे कलर का आपको बैंड दे दूं वो दे दूं मैं वायलेट कलर का, तीसरे कलर का मैं अगर बैंड दे दूं आपको तो वाइट कलर का, और चौथे कलर का बैंड दे दूं मैं आपको सिल्वर का। तो जरा बताओ ये कितने ओम का रजिस्टर है। पहला है आपका ग्रीन, दूसरा क्या है वायलेट, तीसरा है वाइट, चौथा है सिल्वर। तो जल्दी से बताओ ये कितने ओम का रजिस्टर है, जल्दी बताओ। आगे तुम्हारा क्या है, 5 7 to 10 raised to the power 9, कितना 5 5 7 to 10 raised to the power 9, आगे plus minus 10%, 5 और 10%, 10% सिल्वर है ना। देखो तुम लोग का आ रहा क्या, देखो यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स याद रखना, पहला बैंड पहला फिल इन दी ब्लैंक्स, दूसरा बैंड दूसरा फिल इन दी ब्लैंक्स, तीसरा बैंड तीसरा फिल इन दी ब्लैंक्स, प्लस माइनस चौथा फिल इन दी ब्लैंक्स। इसको भरो जल्दी से, ये सही लिखा मैंने अभी, कुछ छूटा तो नहीं है, तुम सुधरोगे नहीं। ओम क्या मेजर कर रहे हैं हम लोग, बता रहे हैं ना कितने ओम का रजिस्टर है वो, बताओ जल्दी से तुम लोग। हंसिका भैया ये टॉलरेंस क्या है, टॉलरेंस मीन्स होता है एरर, समझ रही हो, उसको बनाते वक्त जो एरर आ जाती है ना उसको हम लोग टॉलरेंस बोलते हैं। तो उसको हम लोग क्या करते हैं गोल्ड और सिल्वर कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। इनका भी टॉलरेंस होता है देखो हर कलर का, देखो 1%, 2%, 0.05%, लेकिन मोस्टली हम लोग गोल्ड और सिल्वर कलर यूज करते हैं अपने सिलेबस में। देखो अगर मैं इसको ऐसे समझाता ना नॉर्मली बोर्ड में बना के तो समझ में नहीं आता, इसलिए मैं इसको पीडीएफ फॉर्मेट पे लाया जिससे आप समझ जाओ कि रजिस्टर दिखता कैसा है रियलिटी में। रियलिटी में रजिस्टर में से 4 बैंड होते हैं, 3 बहुत पास पास होते हैं, चौथा बहुत दूर होता है। तो जो दूर होता है वो टॉलरेंस, और जो पास पास होते हैं वो तीनों फिल इन दी ब्लैंक्स। जल्दी बताओ आरती, सूर्यलक्ष्मी, अंशिका, भूमि, क्या है इसका आंसर, समझ में आया, ये वाला आया आप लोग का, सूर्यलक्ष्मी आंसर आया क्या इसका, जल्दी बताओ आंसर आया क्या। अरे एक ही टॉपिक नहीं है, एक दो और कराना फिर मुझे, अभी टेम्परेचर डिपेंडेंसी भी करना है आज अपन को। हाँ भैया 3 5, ये क्या लिखा है 3 5 इंटू 10, -9 कहाँ से पा गई तुम, माइनस में तो कोई पावर होती नहीं है, सब प्लस की पावर्स होती हैं।
तुम देखो ना यहाँ सब प्लस की पावर लिखी, कहीं माइनस लगा क्या? ये माइनस नहीं है, ये 10 के ऊपर फिल इन दी ब्लैंक्स है। इस फिल इन दी ब्लैंक्स में तुमको वैल्यू पुट करना है उस कलर की। चलो देखो मैं बता रहा हूं तुम्हें कैसे लिखना। देखो यहाँ पे पहला कलर है तुम्हारा ग्रीन, ठीक है ना? तो ग्रीन कलर का नंबर कितना होता है? 5 होता है कि नहीं होता है? तो देखो हमने ग्रीन को क्या लिखा? 5 लिख दिया, ठीक है ना? अगला देखो तुम यहाँ पे वायलेट होता है, वायलेट, वायलेट का कलर कितना दिया गया है? 7 दिया गया कि नहीं दिया? तो दूसरे वाले फिल इन दी ब्लैंक्स में दूसरे वाले बैंड का 7। अब 10 की पावर के ऊपर क्या लिखना है? तीसरा वाला, तीसरा क्या है? व्हाइट, व्हाइट का क्या लिखा हुआ है? 9 लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? तो इसमें प्लस 9 होता है, ये माइनस थोड़ी, ये तो फिल इन दी ब्लैंक्स बता रहा है उसका, ठीक है ना? अब देखो प्लस माइनस लगाओ, चौथे फिल इन दी ब्लैंक्स में आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या है यहाँ पे? यहाँ पे गोल्ड, तो गोल्ड की जगह पे कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 10% और लास्ट में ओम। समझ में आया आरती कि नहीं आया? चलो एक और करके दिखाओ जब तक गलत नहीं होगा, मतलब सही नहीं होगा, ठीक है? अगला देखो, तो देखो अगला वाला क्या करते हैं अपन लोग, ये फिर से रजिस्टर लिया हमने, ठीक है ना? हमने क्या किया? पहला बैंड किया आपका ब्लू, दूसरा किया हमने ब्लैक, तीसरा किया हम लोगों ने क्या? ग्रे, और चौथा किया हमने गोल्ड। बताओ जल्दी से ये कितने ओम का रजिस्टर बना होगा? पहला ब्लू, दूसरा ब्लैक, तीसरा ग्रे, चौथा रेड गोल्ड। तो 4 फिल इन दी ब्लैंक्स बता के रखना, 1 2 10 की पावर वाला फिल इन दी ब्लैंक्स प्लस माइनस चौथा फिल इन दी ब्लैंक्स। सूर्यलक्ष्मी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुमको? सूर्यलक्ष्मी आप रिप्लाई नहीं कर रही हो, अगर रिप्लाई नहीं करोगी तो मुझे समझ में कैसे आएगा कि आपको समझ में आ रहा है? तो अगर मुझे समझ में नहीं आएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा मुझे आगे कैसे पढ़ाना है? इसलिए मुझे समझ में आए उसको समझाने के लिए तुम्हें रिप्लाई करना पड़ेगा। जल्दी बताओ। ओके, तो जल्दी से इसका आंसर भी बताओ। कहाँ गया ये? चला गया? क्या बनाया था मैंने? पहला कलर पहला था ब्लू, दूसरा था ब्राउन, ब्लैक था, ब्लू ब्लैक, फिर ग्रे, और फिर साथ वो था गोल्ड। नहीं गोल्ड ही था इस बार, हाँ ये तो मुझे याद है, तूने लगता गोल्ड के हिसाब से सॉल्व किया है। आ रहा है ना? तो देखो यहाँ पे अब भरना शुरू करते हैं, ठीक है ना? पहले प्लेस में आता है ब्लू कलर, तो पहला बैंड अपना ब्लू है, तो ब्लू कलर का कोड अपन को कितना दिया गया? 6, तो 6 लिख दिया। दूसरा क्या है हमारा? ब्लैक, ब्लैक किसका है? 0, तो 6 0 हो गया, ठीक है ना? इनटू 10 के ऊपर क्या लिखना है? 10 के ऊपर लिखना ग्रे, ग्रे कितना है हमारा? 8, तो ये 8 आ गया। प्लस माइनस गोल्ड कितना है? 5%, तो प्लस माइनस 5%, यूनिट क्या हो जाएगी? ओम। समझ में आया कि नहीं आया? आप भूलोगे क्या? कोड क्या है इसका? कोड है इसका बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ बट इन रियलिटी वी कांट गेट गुड वाइफ, ठीक है ना? वो बीबी रॉय बहुत धनी आदमी था। चलो फिर इसको स्क्रीनशॉट तो ले नहीं पाओगे, लिखना है इसके कोड, लिख लो जल्दी से। क्या लिखना है? ये कलर लिख लो, इनके कोड लिख लो, और ये वाला हिस्सा लिख लो, टॉलरेंस वाला, ये वाला हिस्सा जल्दी से इसको नोट कर लो, ठीक है ना? और ये याद रखना, ये फिगर से इसलिए दिख रहा है, रियलिटी में रजिस्टर ऐसा ही होता है। अब वो इतना छोटा रजिस्टर भी हम कैमरे में नहीं दिखा सकते, तो इसलिए हम तुमको इस तरीके से लेकर आए। हम लोगों को तो जब पढ़ाया गया था तो ऐसे पढ़ा दिया गया था, ये रजिस्टर होता है, इसमें पहला बैंड, ये दूसरा बैंड, ये तीसरा बैंड, ये चौथा बैंड, किस कलर का क्या बैंड वो देखा नहीं। तुम लोगों को कम से कम सुविधा उपलब्ध है। हाँ जल्दी से लिखो इसको। फिर आज हम लोग करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। याद है टेम्परेचर डिपेंडेंसी? सब जय माता दी। जब तक लिख रहे तुम्हें शायद ऐसा फॉर्मूला कुछ याद हो, हमने तो पढ़ाया ही तुम्हें। R2 माइनस R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1, R2 माइनस R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1, ठीक है ना? तो दोनों को कंबाइन करते थे, R2 माइनस R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 T2 माइनस T1।
फिर यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाते थे तो ये जब इक्वल हटता था तो अल्फा आ जाता था, अल्फा इज द टेम्परेचर कॉफिशिएंट। आगे याद, यही तो है। चलो जल्दी से लिखो इसको। इट हैव सम नेटवर्क एरर। हाँ फिर से क्लियर आने लगा होगा, उसमें से नेटवर्क एरर शो करने लगा था। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करें, ठीक है। नोट हो गया ना आप लोगों का कि नहीं हुआ? सिर्फ ये वाली लाइन करना है, ये वाली लाइन करना है और ये दो करने हैं बस। इस तरफ का पूरा हटा दो, ये वाला पूरा हटा दो, ठीक है। चलो फिर अपन स्टार्ट करें न्यू टॉपिक। जल्दी बताओ, न्यू टॉपिक स्टार्ट करें फिर, जब नहीं लिखा। तुम लोग की कैपेसिटेंस वाली सीट सॉल्व हुई कि नहीं हुई, या वो अगले साल करेंगे अपन? जल्दी बताओ। मुझे टेस्ट भी लेना है, अब ऑनलाइन टेस्ट ही होगा तो कम से कम टेस्ट ऑनलाइन दे दो। डन ना? ओके। चलो फिर नेक्स्ट है अपना, हेडिंग डालो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है ना? तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ, तुम लोगों के में नेटवर्क एरर आ रही है क्या? क्यों आरती, नेटवर्क एरर आ रही है क्या तुम्हारे में? नेटवर्क एरर आ रही है क्या? नहीं आ रही ना, तो मेरे में दिखा रहा, हो गया ठीक। चलो फिर टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ अ रेजिस्टेंस हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, देखो ये एक कंडक्टर लिया, ठीक है ना, और सेम लेंथ का हमने क्या किया, दूसरा कंडक्टर ले लिया, ठीक है ना। माना इसका रेजिस्टेंस था R1, इसका रेजिस्टेंस था R2, ये था हमारा T1 टेम्परेचर में, ये था हमारा T2 टेम्परेचर। मतलब यही सेम कंडक्टर है, जब टेम्परेचर T1 था तो उसका रेजिस्टेंस कितना था, R1 था। फिर हमने क्या किया, उसी का टेम्परेचर T2 कर दिया, टेम्परेचर के चेंज करने से R2 आ गया कि नहीं आया, ठीक है ना। पर एक चीज तुम दोनों में देखो, कॉमन क्या है, कॉमन है कि उसकी हमने लेंथ को भी नहीं चेंज किया और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी चेंज नहीं किया, हाँ या ना, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, एक कंडक्टर था जिसको हमने T1 टेम्परेचर में रख के देखा तो उसका रेजिस्टेंस R1 निकल के आया। फिर हमने क्या किया, T2 टेम्परेचर में रखा तो रेजिस्टेंस R2 निकल के आया। तो देखो चेंज इन रेजिस्टेंस जो आपका निकल के आता है, समझना, अभी मत लिखना, पहले समझ लो। जो चेंज इन रेजिस्टेंस जिसको हम लोग डेल्टा R लिख देते हैं, जिसका मतलब है R2 माइनस R1, हाँ या ना, ठीक है ना। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, दिस इज R2, मतलब डेल्टा जो R है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पहले निकल के आता है इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। याद रखना, जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस से, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर से। तो अगर दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो डेल्टा R बराबर हो जाएगा आपका R1 डेल्टा T। जल्दी बताओ, हाँ है ना। तो अगर इसको हम लोग लिखें R2 माइनस R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 T2 माइनस T1, ठीक है ना। तुम्हें पता है जब भी प्रोपोर्शनल साइन आप हटाते हो तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जैसे ही आप प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो क्या होगा, अल्फा, ठीक है ना। और दिस इज R1 T2 माइनस T1। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो आप अल्फा निकाल के दे रहे हो ना, ये अल्फा क्या कहलाएगा, ये अल्फा कहलाएगा आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट।
अल्फा इज अ कांस्टेंट कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब आ रही है आवाज? आने लगी ना? आने लगी आवाज? एक्चुअली बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे अगर मैं बोलूं जब आपका टेम्परेचर T1 था तो रेजिस्टेंस कितना था आपका? R1 था। ठीक है, जैसे ही हमने क्या किया, टेम्परेचर को T2 किया तो रेजिस्टेंस R2 आ गया। तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पे, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के। दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 इंटू डेल टी। इसको क्या लिख सकते हो? R2 माइनस R1। इसको क्या लिख सकते हो? T2 माइनस T1। तो ये कितना हो जाएगा? R2 माइनस R1 अल्फा R1 T2 माइनस T1। क्यों? जैसे ही आपने प्रोपोर्शनल साइन को हटाया, समझना बात को, तो एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आया आपका अल्फा, और जिसको आप बोलते थे टेम्परेचर कोफिशिएंट। गॉट इट और नॉट? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ। ठीक है ना? चलो, मार्कर कहाँ रख दिया मैंने? कहाँ रख दिया? अच्छा, जेब में है क्या? एक मिनट रुको यार, तुम्हारे चक्कर में मार्कर घूम गया। कहाँ रखा होगा मैंने वैसे? एक मिनट यार, बताओ, मार्कर घूम गया क्लास से ही। अरे नहीं तो मिलना तो चाहिए। एक मिनट वेट करो तुम लोग। ऐसा मैं रख कहाँ सकता हूँ? हाँ सॉरी यार, वो जेब में ही था। मिल गया। इस सर से कहूँगा वीडियो अच्छे से एडिट करना आज की। चलो, अरे यार भैया कोई नहीं, यहीं रखा होगा। हाँ पैंट में ही था मेरे, भूल गया था। अब मजे मत लो, ठीक है ना? तो देखो R2 माइनस R1 ये अल्फा T2 माइनस T1 निकला। तो देखो इस रिलेशन को आगे करें। R2 माइनस R1 इज इक्वल टू अल्फा R1 T2 माइनस T1। ये एक रिलेशन थी। हम क्या करें, यहाँ से R1 को उस साइड भेज दें, ठीक है ना? तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, जैसे R2 बराबर R1, ये माइनस R1 उस साइड जाएगा तो प्लस R1 हो जाएगा। दिस इज अल्फा R1 T2 माइनस T1। तो देखो आपने क्या किया, टेम्परेचर चेंज होने के बाद रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ये आपने कैलकुलेट कर लिया कि नहीं कर लिया? तो ये आपका हो गया R2 कैलकुलेट करने का तरीका, हाँ है ना? और अगर मैं बोलूं अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप देखो क्या होगा, R2 इस यहां से आते हैं, देखो R2 माइनस R1, ठीक है ना? यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, R1 दिस इज T2 माइनस T1 इज इक्वल टू अल्फा। हो गया कि नहीं हो गया? ये वाला जो हिस्सा है डिवाइड में आ गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। टेम्परेचर चेंज करने के बाद आपका रेजिस्टेंस कितना हो गया ये भी निकाल सकते हो। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज थी, हमें पता करना था कि टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस पे, ठीक है ना? तो आप देखो इसको अपन क्या करते हैं, सिस्टमैटिक लिख लेते हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहां से अब तुम लिख सकते हो, वहां से तुम्हें समझ में भी आ गया। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना? तो देखो क्या होगा, लेट
the resistance is R1 when the length of conductor is L and area is A at any temperature T1, at any temperature T1, ठीक है ना। आफ्टर चेंजिंग द टेम्परेचर the resistance become R2 at temperature T2। समझ में आया कि नहीं आया? आपने टेम्परेचर जैसे ही T2 किया तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो गया, ठीक है ना, R2 हो गया। तो नाउ ऐसे डिफाइन कर सकते हो, दिस इज द फिगर 1। तो ये टेम्परेचर था हमारा T1, तो रेजिस्टेंस था R1, लेंथ थी हमारी L और एरिया भी था हमारा A। जब हमने क्या किया, टेम्परेचर को कर दिया क्या T2, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया R2, अभी भी लेंथ हमारी उतनी ही है और एरिया भी हमारा उतना ही है, ठीक है ना। सो नाउ द चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट में लिख लो डेल्टा R बराबर R2 माइनस R1। तो डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। क्या ये बोर्ड पैटर्न के आंसर्स हैं, ठीक है ना, तो इनको इसी बोर्ड पैटर्न पे लिखना। हमने क्या बोला, जो डेल्टा R की वैल्यू थी ना, चेंज इन रेजिस्टेंस की वैल्यू, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है या डिपेंड्स करती है, ठीक है। तो इसको देखो क्या बोलोगे, तो पहला है इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यानी डेल्टा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट इसमें? डेल्टा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे लिखा जाता है पेपर में, ठीक है ना। वो जो हमने पुराना अप्रोच दिखाया था वो क्या है, जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो उसमें इतनी सब भाषा नहीं लिख के दिखानी पड़ती, विल जस्ट हैव टू नोट द मेन पॉइंट्स, क्योंकि उसमें ना सिर्फ फार्मूला का खेल होता है, ये सब नहीं होता। तो ये बोर्ड में जब आपको आंसर लिखना होता है तो इसको उसी अप्रोच से लिखना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, पहला फैक्टर क्या था, ये डिपेंड करता है इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, और इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कितनी थी हमारी R1, तो डेल्टा R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया R1 पे। दूसरा है इट डिपेंड्स ऑन द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। यानी डेल्टा R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आपका T2 माइनस T1, ठीक है ना। इसको मानो इक्वेशन नंबर 2। कंबाइन इक्वेशन नंबर ऑन 2, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो जैसे ही आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन किया तो डेल्टा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपका R1 एंड दिस इज T2 माइनस T1, ठीक है ना। जैसे ही आपने क्या किया, प्रोपोर्शनल साइन हटा के इक्वल आया, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया अल्फा, दिस इज R1 एंड दिस इज T2 माइनस T1। तो एक फार्मूला तो आपका ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, जो अल्फा है आपका इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कॉल्ड टेम्परेचर कॉफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं, अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ठीक है ना। नाउ अब इसको आगे फॉर्मूले को एक्सटेंड करते, देखो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपन ने कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 पे, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, आगे भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। हाँ मैं लिखने के लिए चालू कर दूंगा, डोंट वरी, पहले तुम देख लो। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या निकल के आया, डेल्टा R बराबर अल्फा R1 T2 माइनस T1, ठीक है। नाउ
रिप्लेस डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। हम क्या करें ना, डेल्टा आर को रिप्लेस कर दें R2 माइनस R1 से, तो ये क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 बराबर अल्फा R1 T2 माइनस T1। ठीक है ना। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, R1 वाले को उस साइड ले जाओ तो R1 प्लस अल्फा R1 दिस इज T2 माइनस T1। तो देखो यहां से R2 बराबर हो जाएगा, R1 को कॉमन ले लो तो 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये हो गया आपका सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका हो गया सेकेंड। नाउ इट कैन ऑल्सो बी रिटन, इट कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्म, इस फॉर्मूले को एक और फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी भी तो लिख सकते थे। तो ये आपका हो गया, कितना हो गया, ये वो थर्ड था, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। समझ में आई ये फॉर्मूलेज कैसे आए, सिर्फ नॉर्मल मैथमेटिक्स से ही अलग अलग। जब कभी R2 की वैल्यू कैलकुलेट करना हो और वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही हो तो हम उसको कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो देखो टेम्परेचर कॉफिशिएंट के लिए R2 बराबर R2 माइनस R1 इज इक्वल टू आपका था अल्फा R1 T2 माइनस T1। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कर दो R2 माइनस R1 दिस इज इक्वल टू R1 एंड T2 माइनस T1। ठीक है ना, दिस इज अल्फा। आया समझ में कि नहीं आया। अगर इस बेस पे देखो तो इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी, तो देखो R2 माइनस R1 ये ओम ही निकल के आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में से रेजिस्टेंस को घटाओगे तो रेजिस्टेंस ही तो निकलेगा। तो ऊपर की यूनिट ओम, नीचे की यूनिट ओम, और ये टेम्परेचर क्या निकल के आएगा, केल्विन। तो ओम से ओम केल्विन कट गया तो यूनिट इसकी निकल के आ गई क्या, केल्विन इनवर्स। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, नीचे है, तो जब वो ऊपर जाएगा तो -1 पावर के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट की यूनिट क्या होती है, केल्विन इनवर्स। तो ये था आपका कंप्लीट टॉपिक, जिसमें आपको बताया गया किस प्रकार से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अब अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बाकी लोग नोट कर सकते हैं। ये स्लाइड नोट हो गई आप लोग की, हाँ है ना।